जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार अपडेट आईटीआई करियर में, जहां पे आज हम बात करेंगे एक अलग ही अध्याय के बारे में, जिसमें मैं बता दूं आपको कि अभी एग्जाम का त्यौहार चल रहा है और हमारे चैनल पे एनालिसिस का जो है सीरीज चल रही है। एनालिसिस हम लोग बार बार अलग अलग दिन अलग अलग क्लास की अलग अलग ट्रेड से होने वाले एग्जाम की करते हैं, जो कि BARC के द्वारा एग्जाम लिया जाता है और हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि BARC ने कहाँ से क्वेश्चन उठाया है और किस ट्रेड के लिए किस बेसिस का क्वेश्चन उनको प्रोवाइड किए और कई सारे बच्चों ने कितना उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है और कहाँ से उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, या तो आने वाले एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए इस वीडियो से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो कहाँ से तैयारी करें जिससे उनका एग्जाम बेहतर जा सके। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। तो आज जो हम जुड़े हैं आप लोगों के साथ, इसमें आज हम बात करेंगे फीटर ट्रेड के बारे में, जो कि एग्जाम आज खत्म हुई है और उसका एनालिसिस हम लोग आज करेंगे, जिसमें फीटर ट्रेड का जो एग्जाम खत्म हो चुका है और उनका क्या क्वेश्चन था। हम लोग कई बच्चों से बात करेंगे, कई बच्चों से बात किए और उसके बाद हमें पता चला कि क्वेश्चन का क्या लेवल था, क्या बेसिस थी, कहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया था और कैसा क्वेश्चन बच्चों को दिया गया था। और कई सारे बच्चों ने हमें बात में बताया कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो ईजी टू मेट्रेट था, वो धीरे से उठाकर हाई लेवल की ओर बढ़ा गया था। तो इसीलिए हम बात करेंगे किन बच्चों ने अच्छा एग्जाम दिया है, किन का एग्जाम थोड़ा लो लेवल पे गया है। तो ये सारी बातें आज हम की क्लास में करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप लोग जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और हमारे साथ क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे और आपने जो एग्जाम दिया उस एग्जाम में आप अपने एग्जाम से मैच करेंगे कि आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए सीधे शुरू करेंगे आज का क्लास और आज के वीडियो में देखेंगे फीटर ट्रेड में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपने आंसर करके आया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और अपने बोर्ड पे चलेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने बोर्ड पे और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चंस दिख रहे हैं। लेकिन मैं बात कर दूं पहले कि आज का एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हम आज फीटर ट्रेड में जो एग्ज़ाम हुआ था 24/11/2023 को, जिसमें उन लोगों का टेक्निकल में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि फीटर ट्रेड का जो ट्रेड थ्योरी है इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, इसके बाद मैं बात करूँ कि BARC में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सजेस्ट किया, बताया कि सर नॉन टेक में तो ईजिली 15 क्वेश्चन सही करने से, 20 क्वेश्चन सही करने से बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। आप एनालिसिस करते हैं तो कुछ टेक्निकल में करिए ताकि पता चल सके कि बच्चे कितने बेहतर परफॉर्मेंस करके आए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक सही है और वो आगे के लिए क्या सोचें। ठीक है, इसीलिए हमने अपना मॉड्यूल बदला, अपना सोच बदला और उसके बाद आज हम आप लोग के लिए ट्रेड थ्योरी का जो फीटर का ट्रेड थ्योरी है इसका हम आप लोग के लिए एनालिसिस लेकर आए कि क्या क्वेश्चन बार्क ने फीटर ट्रेड को पूछा था और इसका सही आंसर क्या होना था और आप लोगों ने क्या सही आंसर किया है वो आप एनालिसिस क्लास में मिलाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ TPI। इसका हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद हमने कई सारे बच्चों से बात करी और बच्चों से बात करने पे हमें पता चला कि TPI में ऑप्शंस जो दिए गए थे वो कुछ अलग तरीके के ऑप्शन दिए गए थे। कुछ बच्चों ने हमें कहा कि थ्रेड पर इंच ऑप्शंस दिए गए थे, कुछ बच्चों ने हमें कहा कि तिथ पर इंच दिए गए थे और कुछ बच्चों से हमें पता चला कि टेपर पर इंच हमें ऑप्शन दिया गया था। तो मैं बता दूं आपको प्यारे साथियों कि TPI का फुल फॉर्म जो होता है वो थ्रेड पर इंच होता है। क्या होता है? थ्रेड पर इंच होता है। जबकि आप ऑप्शन में जो देखे हैं, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके हिसाब से अगर आपने थ्रेड पर इंच को सही किया है तो भी सही है, अगर तिथ पर इंच था तो भी सही है। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन किनका सही माना जाएगा और किनका गलत माना जाएगा। तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं आफ्टर रीज योर आंसर की। जब बार्क अपने तरफ से आंसर की जारी करेगी फीटर ट्रेड के लिए तो उसमें आपको देखना है कि बार्क ने किस ऑप्शन को सही ऑप्शन माना है। लेकिन हमें ज़्यादातर बच्चे ने बताया कि सर TPI का फुल फॉर्म तिथ पर इंच दिया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे आप लोग के लिए क्या लिखा है, तिथ पर इंच ऑप्शन को लिखा है। ठीक है, अगर आपने तिथ पर इंच मारा है या तो थ्रेड पर इंच मारा है तो आफ्टर जो आंसर की आएगी उसके बाद आप चेक कर लेंगे। अगर गलत होती है और आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो अगर बार्क उसे सुधार करेगी तो या तो उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सबका सही माना जाएगा या तो सभी का क्वेश्चन जो होगा गलत माना जाएगा। इसका मतलब किसी को उस क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आपको इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हम आप लोगों के साथ बहुत बड़ी बात कर चुके हैं कि अगर ऑप्शन इस तरीके के मैचेबल क्वेश्चन दिए गए थे,
मैचेबल ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है। और अगर आप कंप्लेन करते हैं और ज़्यादातर कंप्लेन बार्क को पहुंचती है तो क्या होगी कि उस क्वेश्चन को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था बार्क की तरफ से, नेम ऑफ द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन जो होता है उसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। कि जिस लोहे पे हम लोग क्या करते हैं कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन बोला जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल किस कारण से दिया जाता है? ओके, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल द कटिंग एज। मतलब कि कटिंग एज को घिसाव से बचाने के लिए जो होती है उसमें क्लियरेंस एंगल दी जाती है। ठीक है, ये था ऑप्शन और आप लोगों ने इसे सही करके आया होगा। आई थॉट, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका बढ़िया परफॉर्मेंस करके आया होगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन। मतलब कि कार्बन की मात्रा जो होती है कितना % होता है? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन की प्रतिशत जो होती है वो लो आयरन में, कास्ट आयरन में वो 4.67 होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया था वो दिया गया था आपको 2 से 4%, मतलब कितना 2 से 4% दिया गया था। इसीलिए आप लोग अगर 2 से 4% आंसर करके आए तो आपका आंसर सही है और इसका सही आंसर भी 2 से 4% लिया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। मतलब कि फंडामेंटल ग्रेड जो है वो कितने हैं, टॉलरेंस के ग्रेड कितने हैं। ठीक है, तो हम बता दें इसका आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 18 जो है फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड है। उसके बाद अगर डेविएशन की बात करी जाए, डेविएशन अगर पूछी जाती तो वो 25 होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। हम आपको बता दें प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हमने कई सारे बच्चों से बात करी तो कई बच्चों ने हमें बताया कि सर ये क्वेश्चन नहीं थी, और कई सारे बच्चों ने हमें इस क्वेश्चन के लिए जिक्र किया कि सर ये क्वेश्चन थे। इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ये क्वेश्चन थे तो आप इसका आंसर क्या लगा कर आए हैं, और अगर नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका अगर सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा क्या? लीवर एंड स्क्रॉल। ठीक है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर? तो वो होता है लीवर एंड स्क्रॉल टाइप पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि अगला क्वेश्चन कि विच गेज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेडेड कंपोनेंट। मतलब कि आंतरिक चूड़ी वाले कंपोनेंट को किस गेज से चेक किया जाता है? तो मैं प्यारे साथियों आपसे बात करूं तो कह सकता हूं कि इंटरनल की जब भी कोई बात होती है तो हम वहां समझ जाते हैं कि प्लग गेज की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे क्या कही गई है? चूड़ी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? चूड़ी की, वो भी आंतरिक चूड़ी की। तो क्या हो जाएगा? थ्रेडेड प्लग गेज इज द राइट आंसर। ठीक है, थ्रेडेड प्लग गेज इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्क्रू जैक में किस प्रकार का थ्रेड का उपयोग किया जाता है। स्क्रू जैक जो होता है उसमें किस प्रकार का थ्रेड लगा होता है? तो उसमें लगा होता है हमारा स्क्वायर थ्रेड। किस प्रकार का थ्रेड लगा होता है? स्क्वायर थ्रेड लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। मतलब कि टर्निंग में कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है कटिंग स्पीड की इकाई? तो वो होती है मीटर प्रति मिनट। ओके, 1 मिनट में कितना मीटर वो कटिंग करके जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बार्क के द्वारा फिटर ट्रेड के लिए ट्रेड थ्योरी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रैक एंड पिनियन। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो भी प्लंजर टाइप की बात करें, जो नॉर्मल डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो हमारा रैक और पिनियन पे काम करता है। उसका प्लंजर जो होता है ये हमारा जो है ये हमारा डिस्क होता है, और इसमें क्या होता है कि एक प्लंजर होता है। ठीक है, तो ये प्लंजर जो है ऊपर नीचे करती है, और ये हमारा जो इसमें क्या होता है कि पॉइंटर लगा होता है वो पॉइंटर रोटेट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। तो हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पे हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। इसका सही मतलब हुआ कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या कहलाता है।
क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि 400 डिग्री से नीचे की बात करी है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे की बात करी गई है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा टेम्परिंग प्रोसेस। क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें कूलिंग की भी बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को संचारित करना, कि इसमें जो है झटका को संचारित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। किस प्रकार के जो मेटल होते हैं, बियरिंग धातु होती है जो सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं। तो ये होता है सिंटेड अलॉय जो होती है वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली थ्रू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है धातु में सबसे हल्की धातु होती है और ये वजन में बहुत ही कम होती है, जिसको एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है और वेट को कम करने में इससे मदद मिलती है। इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट के इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट वेट, जो कि ऑप्शन दिए गए थे। कई सारे बच्चों ने हमें ये चीज़ बताई और हमने बात करी थी तो हमें पता चला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइट वेट, हल्का वजन करने के लिए एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, हम पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ कुछ पिक्चर्स से भी क्वेश्चन दिया गया था और पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको साइड में एक पिक्चर हम दे दिए हैं और इस पिक्चर में आपको पूछा गया है कि गियर मैकेनिज्म का क्या नाम है। तो इस गियर मैकेनिज्म का नाम बताना आपको। तो इस गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है, रैक एंड पिनियन। क्या है, रैक एंड पिनियन। ये जो हमारा ऊपर का भाग है ये पिनियन है और ये जो हमारा है रैक है। तो रैक और पिनियन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे फीटर ट्रेड वाले बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अगर कॉपर एंड टिन को मिलाया जाए तो कौन सी धातु हमें प्राप्त होती है। उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉन्ज। क्या हो जाएगा, कांसा जो होती है वो हमारे टिन और कॉपर को मिलाने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तांबा की बात करें, इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन थी। हमने कई सारे बच्चों से बात करी और कई सारे बच्चों से बात करने के बाद हमें पता चला, कई बच्चे कह रहे थे कि सर तांबा की टर्निंग की बात कही जा रही थी और कई बच्चों ने हमें बताया कि एल्युमिनियम की टर्निंग की बात कही जा रही थी। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमें मालूम नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया था। आपके कहने पे ही हम क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं और क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर नहीं मालूम होगा तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को आपको बारी बारी से बता देते हैं। अगर तांबा थी ऑप्शन में, आपको क्वेश्चन में तांबा दिया गया था तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूबल ऑयल, कि तांबा की टर्निंग के लिए हम सॉल्यूबल ऑयल का उपयोग करते हैं। और अगर इसी जगह क्या होता है कि यहाँ पे हमें एल्युमिनियम कर दिया जाता है, इस तांबा को काट के क्या किया जाता है, एल्युमिनियम किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे केरोसिन तेल कर देते। क्या करते हैं, ये जो हमारा आंसर है इसे हम कट करते हैं और यहाँ पे हम केरोसिन तेल लिखते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी का तेल हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन फिर से पिक्चर देकर दिया गया था, दिखाए गए चित्र में एक्स कोण का मान बताइए। अब इस पिक्चर में आपको देखना है कि एक्स कहाँ, तो ये वाला कोण एक्स कोण है। और हमने इस पिक्चर से आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन क्लास में बताए थे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स भाग को क्या कहा गया, तो ये जो हमारा कोण है ये यहाँ से, ये हमारा पॉइंट एंगल से लेके बेसिक लाइन के बीच की कोण को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया, हम सही हिसाब से बना दे पहले, ये एंगल जो हमारा इसे क्या कहा गया, इस एंगल की बात पूछी गई है। तो इस एंगल को कहा जाता है हमारा क्लीयरेंस एंगल। क्या कहा जाता है, क्लीयरेंस एंगल कहा जाता है। उसके बाद अगर वर्टिकल लाइन से बात करता है तो इसे कहा जाता है हमारा रैक एंगल। और जो हमारा चीजल के पॉइंट से बनती है इसको कहा जाता है पॉइंट एंगल। और ये होता है हमारा इंक्लिनेशन एंगल, जो कि हमारे बेस लाइन से चीजल के सेंटर लाइन से होकर गुजरती है, उसे इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको क्लास में डिस्कशन करके बताए थे। उसके बाद आगे बताएंगे हाउ टू ऑपरेट सीएनसी मशीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएनसी को कैसे चलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा
बाय प्रोग्राम, मतलब कि प्रोग्राम के माध्यम से CNC मशीन को चलाया जाता है, उसमें प्रोग्राम फिट कर दिए जाते हैं और CNC मशीन को रन करवाया जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट जो होती है कंप्लीट होकर बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉर्मूला ऑफ माइनर डाया। माइनर डाया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है DM इक्वल टू छोटा d माइनस P/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस बात को आप देखेंगे जो हमने आपको क्लास में भी बताए थे, मेजर डाया, माइनर डाया, जो भी फॉर्मूले बनते हैं सारे हमने बताए थे। ये थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बनावटी अपघर्षक कौन सा है। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव, जो ग्राइंडर होते हैं उसमें कई प्रकार के एब्रेसिव होते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि मानव निर्मित जो एब्रेसिव होते हैं वो दो होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो था हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि हमें बच्चों ने बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड इज द राइट आंसर, कि सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है बनावटी अपघर्षक है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें नेचुरल एब्रेसिव की, तो वो होता है हीरा, कोरंडम, एमरी, ETC, ये सब जो होते हैं हमारे नेचुरल एब्रेसिव होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 mm, चौड़ाई दी गई थी 500 mm और थिकनेस कितनी थी, वो थी हमारी 4 mm। तो हमारा कुछ इस प्रकार का प्लेट होगा, ये हमारा क्या था, कुछ इस प्रकार का प्लेट होगा, इस प्रकार की कुछ प्लेट होगी और इस प्लेट में हमारा क्या था, लेंथ हमें दिया गया था 2000 mm, ठीक है, चौड़ाई दी गई थी हमें 500 mm और मोटाई कितनी दी गई थी, वो 4 mm दी गई थी। तो हम इसको आप पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, आयत का वॉल्यूम निकालेंगे, L गुने B गुने H निकालेंगे, जिससे हमें क्या होगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा इस स्टील के प्लेट का। उसके बाद वॉल्यूम के बाद हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया कि इसका वेट कितना होगा। तो वेट के लिए फॉर्मूला होता है W बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी जो हमें यहाँ पे दी गई है, डेंसिटी को गुना करते हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आएगा 31.4 kg। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये आंसर किया होगा तो आपका क्वेश्चन सही बनी है, अगर आपने ये आंसर नहीं किया होगा तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई सारे बच्चों ने इसे नॉमेरिकल, हार्ड नॉमेरिकल समझ के क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो हमने बात करने पे हमें ये बात भी पता चली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट, मतलब कि SI इकाई में बल का क्या इकाई होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका इकाई जो होता है वो होता है न्यूटन, जिन्होंने गति के नियम को भी दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया था व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू। ये जो पिक्चर दिए गए यहाँ पे, इस पिक्चर में आपको पूछा गया था कि ये किस प्रकार का स्क्रू है। तो ये हमारा देखने में ही लग रहा है कि यहाँ पे आप हेड को देखेंगे तो ये इसमें 6 फलक के टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सागन हेड स्क्रू हो जाएगा, ठीक है, हेक्सागन हेड स्क्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आग लगने के 3 कारक क्या है, व्हाट इज द 3 फैक्टर काउज फायर, मतलब कि आग के 3 कारक क्या हो सकते हैं। तो हमने जब आग का क्लास लिया था उसमें आपको बताया था कि आग जो हमारा है 3 चीज़ों का मिश्रण है। वो मिश्रण क्या है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन जो होगा सही आंसर होगा। अगर बच्चों ने इस ऑप्शन को लगाया है तो उनका क्वेश्चन सही होगा, और अगर बच्चे इसे नहीं लगा पाए तो उनका आंसर जो होगा गलत होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों से देखने पे हमें पता चला, बात करने पे पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने 40+ का स्कोर करके आया है। तो हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फीटर में भले ट्रेड बहुत ज़्यादा है, सीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे ने 40+ का एवरेज हमेशा पार करके रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन दिया गया था ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो ड्रिल जो होता है वो किस टाइप का टेपर रखता है शैंक में, तो आपको इसका आंसर बताना था। तो हम बता दें कि ड्रिल में जो होता है 2 प्रकार के शैंक होते हैं, स्ट्रेट शैंक एंड मोस्ट टेपर शैंक। तो ऑप्शन में स्ट्रेट शैंक की कोई जिक्र नहीं थी, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट टेपर शैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया था, अगला क्वेश्चन
एक ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग होता है। तो ट्राई स्क्वायर की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ट्राई स्क्वायर की क्लास मिल जाएगी, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। और अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट का अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो छोटे छोटे कंपोनेंट से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप ट्राई स्क्वायर, फायर, स्टील रूल, ये सब सारे टॉपिक को देख सकते हैं। और इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बारे में क्लास करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, आपको आसानी से ये क्लास प्रोवाइड हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो टू चेक द राइट एंगल, मतलब कि समकोण को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया था फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज जो होता है उसका क्या उपयोग है। ये फीटर वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वो दो मैचिंग पार्ट्स के बीच की गैप को चेक करते हैं। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने सही किया होगा। चेक द गैप बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स, यहाँ पे टू नहीं दिया गया, टू का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए क्या गया है, फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये स्किल टेस्ट में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति CS मतलब कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति मिनट इज द राइट आंसर, कि कटिंग स्पीड की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति मिनट होती है। इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन है पाइप जॉइंट में निम्न में कौन सी थर्मल एक्सपेंशन की देखरेख कर सकता है। थर्मल एक्सपेंशन की देखरेख जो होती है पाइप जॉइंट में कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ड्रेसर कपलिंग इज द राइट आंसर। ये जो है थर्मल एक्सपेंशन का देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन है सरफेस फिनिश का क्या तात्पर्य है। तो सरफेस फिनिश का तात्पर्य पूछा गया था, और इसका तात्पर्य क्या होता है, तो सतह में उपस्थित सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस को बताना, कि सरफेस में कितना रफनेस है और कितना स्मूथनेस है। इस चीज़ के लिए सरफेस फिनिश को दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आज हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे फीटर ट्रेड में, सारे क्वेश्चन को लेकर आए। थोड़ी लेट हुई हमें क्लास को लाने में, वीडियो बनाने में, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को एकत्र कर रहे थे। क्योंकि फीटर ट्रेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड होती है हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में या तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन होता है, इनका जो बेसिक होता है, वो कहीं ना कहीं सभी ट्रेड से मिलता जुलता है, और इनमें कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। इनमें बच्चे की कंपटीशन भी बहुत तेज़ी होती है। इसीलिए हमने सारे नॉन टेक क्वेश्चन को इकट्ठा करने की कोशिश की, टेक क्वेश्चन को इकट्ठा करने की कोशिश की, और उसके बाद आप लोग के लिए क्लास बनाई है। तो आशा करेंगे कि आज जो आप क्लास देख रहे हैं इसमें आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपका एनालिसिस पूरा हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, इसीलिए हम आपके लिए थोड़ी पूरी क्लास लेकर आए। तो आज की क्लास में पूरा 50 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लियरेंस फिट में कौन सी फिट आती है। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से सही ऑप्शन चुनना था। तो हमें सिर्फ ऑप्शन बताना है कि स्लाइडिंग फिट जो होती है वो क्लियरेंस फिट में आती है, क्योंकि ये बीच में मूव करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जॉब को वेल्डिंग करते समय होने वाली विकृतियों को रोकने के लिए तथा जॉब को 360 डिग्री में रोटेट करने में किसका उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने था, फिक्सर, जिग, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन थे, बच्चों ने हमें बताया। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा फिक्सर, कि 360 डिग्री में रोटेट कराने के लिए फिक्सर जो होता है वो जॉब को रास्ते दिखाते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिक्सर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिट में हमेशा धनात्मक छूट होती है। इट मीन्स पॉजिटिव अलाउंस की बात की गई है कि किस फिट में पॉजिटिव अलाउंस हमेशा दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट जो होती है उसमें पॉजिटिव अलाउंस हमेशा दी जाती है। इसका मतलब अगर होल की बात करें, ये होल का साइज है तो इसमें शाफ्ट जो होगा वो शाफ्ट थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्लियरेंस फिट होता है और इसमें पॉजिटिव अलाउंस दिए जाते हैं ताकि उसमें शाफ्ट जो है रनिंग कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल में फीड की यूनिट क्या होगी। तो ड्रिल में फीड की यूनिट पूछी गई थी कि ड्रिल जो है एक रोटेशन में कितना mm तक कटिंग करता है। इसका जो हमें यूनिट बताना है, तो यूनिट क्या होता है, तो ये होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। एक मिनट में जो है वो कितना मिलीमीटर नीचे जाता है, ये जो हमारा ड्रिल है वो कितना नीचे जा रहा है और वो कितने रेवोल्यूशन में जा रहा है, तो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था गियर का वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। गियर का वेग अनुपात का फॉर्मूला बताना था, तो इसका फॉर्मूला होता है P = 2TS/D, जहाँ पर D जो होता है हमारा डायमीटर हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
किस गियर में अनंत व्यास होते हैं। अनंत व्यास का मतलब क्या है कि किस गियर का त्रिज्या फिक्स नहीं होता है। तो हम आपको समझा दें पहले कि हम आपको बताए थे कि रैक एक ऐसा जो गियर है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सही से पिक्चर नहीं बन पाई है लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारा रैक है, तो रैक जो है सीधी सपाट क्या है, एक गियर है, और ये जो हमारे अस्पर गियर का कहीं ना कहीं भाग है। तो अस्पर गियर का कौन सा भाग होगा कि ये स्ट्रेट लाइन हमें प्रदर्शित लग रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो त्रिज्या होगा कहीं ना कहीं अनंत होगा। इसीलिए क्या है कि रैक का जो है हम सीधा लाइन प्राप्त कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रैक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइल की हार्डनेस होती है। फाइल की हार्डनेस पूछी गई थी, कितना होता है, तो ये होता है 60 HRC। ठीक है, HRC का फुल फॉर्म हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, जीरो रैक एंगल के नाम से कौन सी ड्रिल को जानी जाती है। तो जीरो रैक एंगल के नाम से फ्लैट ड्रिल को जानी जाती है। किससे जानी जाती है, फ्लैट ड्रिल को जानी जाती है। ठीक है, इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है चाबी में कौन सा स्ट्रेस होता है। चाबी में जो होता है कौन सा स्ट्रेस होता है, तो चाबी कौन सी चाबी की बात कही गई है, तो मान के चले कि ये हमारा एक शाफ्ट है और ये हमारा ऊपर से क्या है, इस पर चाबी लगी हुई है। ठीक है, और ये हमारे दूसरे शाफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो होता है इसमें क्या है कि ये इधर से उधर मतलब कि घिसकने के रोकने के लिए इसे लगाया जाता है। ठीक है, खिसकने से रोकने के लिए। और ये जो खिसकती है तो क्या होता है कि मेटल में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी कटाई करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कटाई जिस भी वस्तु में होती है, जिस भी चीज़ में कटाई का क्षमता होती है, उसमें क्या है कि शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, शियर स्ट्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इज द राइट आंसर। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट टेपर में कितने ग्रेड होते हैं। तो मोस्ट टेपर के ग्रेड के बारे में पूछा गया। तो ये होता है हमारा 0 से 7 तक। ये 8 प्रकार के होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक होती है मोस्ट टेपर का ग्रेड। उसके बाद 2 मैचिंग गियर में मॉड्यूल क्या होगा। 2 मैचिंग गियर जो होगा, जैसे कि रैक और पिनियन मैचिंग गियर होते हैं, तो उनका मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, तो उनका मॉड्यूल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके वो आपस में सही से गति कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया था, हार्डनिंग करने के बाद क्या बढ़ जाती है। किसी भी मेटल के अगर हार्डनिंग करते हैं तो क्या बढ़ जाती है, तो उसमें भंगुरता बढ़ जाती है। क्या होती है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था M12 × 1.25 में 12 के बारे में पूछा गया था कि 12 क्या दर्शाती है। तो 12 जो दर्शाती है वो हमारा डायमीटर को दिखाती है कि 12 डाया का हमें होल रखना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अगला क्वेश्चन, पाइप का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो पाइप के स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने बताया था कि नॉमिनल डाया एंड शेड्यूल से इसका जो है स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप हिंदी में इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अजीब लगता है, नाम मात्र व्यास और अनुसूची, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नॉमिनल डाया एंड शेड्यूल जो होती है इसकी सही आंसर हो जाती है पाइप के स्पेसिफिकेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लेथ बेड किसका बना होता है। तो लेथ बेड के बारे में बताएं, मशीन के ज़्यादातर पार्ट्स क्या होते हैं, तो वो हमारे कास्ट आयरन के बने होते हैं, ताकि इसमें क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि इसमें वाइब्रेशन सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था बॉल बियरिंग को जोड़ते समय इनर रेस शाफ्ट की फिट कैसी होनी चाहिए। तो बॉल बियरिंग किस प्रकार का होता है, तो ये हमारा आउटर रेसर है और ये हमारा इनर रेसर है। और इसमें जो हम बॉल लगाते हैं, जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो जो लगाते हैं, तो इसमें हमें शाफ्ट जो लगाना इनर रेसर में, तो उनका जो फिट होगा वो किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि हमारा जो बियरिंग है सही से काम कर सके। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, तो इसके लिए होना चाहिए इंटरफेरेंस। क्योंकि अगर हम इस शाफ्ट में, इसमें क्या होगा कि हम इनर रेसर में लगाएंगे शाफ्ट को और हमारा शाफ्ट जो इसके अंदर घूम जाएगा, तो हमारा इनर रेसर नहीं घूम पाएगा और बॉल जो ही बियरिंग में काम नहीं करेगी। जब काम नहीं करेगी तो क्या होगा, हमारे बियरिंग का कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए इंटरफेरेंस फिट के साथ लगाया जाता है, ताकि हमारा बियरिंग जो है, इनर रेसर जो है घूम सके और हमारा बियरिंग सही से काम कर सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ थ्रेडेड नट रिक्वायर्ड टू मैच द लेफ्ट हैंड बोल्ट। मतलब कि लेफ्ट हैंड बोल्ट में नट लगाना हो तो नट में किस प्रकार की थ्रेड होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होनी चाहिए विद द सेम पिच, मतलब कि सेम पिच का होना चाहिए, ताकि उस पर वो आसानी से चढ़ सके, आसानी से उसे टाइट किया जा सके। और थ्रेड कैसा होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड ही होनी चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो आज की क्लास के लिए 49वां क्वेश्चन और आज का क्लास आखिरी क्वेश्चन एनालिसिस के लिए, वर्कशॉप में रेडिशनल हजार्ड विकिरण खतरा जो होता है वाले क्षेत्र में निम्न में से किस एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये होता है हमारा लेड एप्रन का उपयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो कि रेडिएशन से हम बच सकें। ठीक है, लेड एप्रन का उपयोग करने से हम रेडिएशन से बच सकते हैं। तो ये थी हमारे फीटर ट्रेड से होने वाले क्वेश्चंस का एनालिसिस, जो कि फीटर ट्रेड को 24 तारीख को पूछा गया था और हमने आपके लिए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आया है, जिसमें आपको पता चल सके कि आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और आप कितना मार्क्स ऑबिडेंट कर सकते हैं और आपका मेरिट बनेगा या नहीं, इन एनालिसिस से आपको ज़रूर पता चल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से बेनिफिट मिलेगा, आज के एनालिसिस से आपको फ़ायदे होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में अच्छी जानकारी के साथ, अगले किसी बेस्ट टॉपिक के साथ। आप हमें इजाज़त देंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से मन लगाकर तैयारी करेंगे। मिलेंगे आपसे आगे क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।